मुगलों ने अपने शासनकाल में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य को तो प्रभावित किया है, साथ ही में यहाँ के आर्ट एंड कल्चर को भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया है। ये लोग सेंट्रल एशिया के पर्शियन कल्चर को लेकर आए हैं या आते हैं, जो कि इंडिया की डेमोग्राफी को एकदम से बदल के रख देती है, और इसके साक्ष्य या प्रमाण आज भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वगैरह हैं, ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, ठीक है। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल है इंडिया अंडर द मुगल्स, तो इसमें हम बात करेंगे कैसे मुगल्स ने पर्शियन कल्चर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। सीधी सी बात है, ये वीडियो आर्ट एंड कल्चर को सेंटर्ड है, ठीक है। तो हम सीधे शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं तो इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ देखते हैं उस समय के भारत की आर्थिक और सामाजिक जीवन में अगर नज़र डालें तो देखते हैं कि इसके बारे में वर्णन किया है बहुत से यूरोपीय यात्रियों ने, और उनके द्वारा जो लिखे गए टेक्स्ट हैं, जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, वो एक बहुत अच्छे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में उभरते हैं। इससे हमें उस समय का इतिहास जानने को मिलता है। उन लोगों ने उस समय की इंडिया की जो संप्रभुता है, समृद्धि, उसके बारे में तो बताया, साथ में उस पर रूलिंग करने वाले, क्या कहें तो इंडियन रूलिंग करने वाले जो उस समय के रूलर्स थे, उनकी लविश लाइफ है, उनकी रॉयल लाइफ के बारे में भी दर्शाया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ इंडिया के कुछ हिस्सों में पॉवर्टी को भी जिक्र किया है कि कुछ हिस्से बहुत गरीब भी थे, जहाँ पे साधारण लोग जैसे कि किसान और कारीगर वगैरह थे, तो पीजेंट्स एंड आर्टिसंस वगैरह। अब देखते हैं मुगल नोबिलिटी क्या है। तो मुगलों ने अपनी कुलीनता को दर्शाने का प्रयास किया है। जैसा कि आपको ये इमेज दिख रही है, तो ये लोग बाकायदा लग रहे हैं कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपसे कि मुगलों में जितने भी शुरुआती रूलर रहे हैं, सबने अपने दरबार में एक पेंटिंग बनवाई थी, जिसमें वो तैमूर लंग उनको कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टाइप की हो रही है। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हम बहुत अच्छे कुलीन वर्ग से बिलोंग करते हैं और हम तैमूर लंग की वंशावली से हैं और उनको फॉलो करते हैं, और किंगशिप हमारा बर्थ राइट है। तो उन्होंने क्लेम भी किया कि किंगशिप एज ए बर्थ राइट। तो अब बात करें इनकी कुलीनता की, तो ये लोग तुर्क से हैं, तुर्क और अफगान से हैं, और आके इंडिया में एक रॉयल फैमिली यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं उनसे संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि राजपूतों से संबंध स्थापित किए थे इन लोगों ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके। शुरुआती दौर में ये एक वो सरदार टाइप के थे, अफगानी सरदार टाइप के, जिनको एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती थी, लेकिन सैलरी के साथ साथ इनके खर्चे भी अच्छे खासे थे। अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट, एक बड़ी संख्या में नौकर रखते थे, घोड़े रखते थे, हाथी रखते थे, जैसा कि आपको दिख रहा है कि कितनी रॉयल्टी शो कर रहे हैं लोग। तो सिल्क एंड कॉटन क्लॉथ्स, सिल्क और कॉटन क्लॉथ पहनते थे, और हाई कॉस्ट ऑफ लेदर, ये जूती वगैरह दिख रही हैं, तो ये बहुत उच्च कीमती की या अच्छी कीमत के ये लेदर का प्रयोग करते थे। एग्रीकल्चर की बात करें तो उस समय जनसंख्या लगभग 125 मिलियन जनसंख्या थी, और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए उस समय जो फसलें उगाई थी बार्ले, ग्राम, पल्सेस, राइस, वीट, तो ये जो मुख्य फसलें थी उस समय की, ठीक है। तो बार्ले, जौ वगैरह, ठीक है, तो दालें वगैरह। और उस समय की जो कॉमर्शियल फसलें थी वो इंडिगो, ऑयल सीड, कॉटन, शुगर केन थी। बाद में दो फसलें और इंट्रोड्यूस की गई, तंबाकू और मेज, तंबाकू और ये मक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप इन्हीं के साथ लिख लेना कहीं पे। तो ये कॉमर्शियल क्रॉप थी। ग्रोथ ऑफ ट्रेड, देखो मुगलों ने ट्रेड को भी काफी करेज किया, ठीक है, और इन्होंने अपने व्यापारिक संबंध, ये जो यहाँ की कंट्रीज हैं, देखो ये इंडिया है और इस तरफ क्या होगा, ये अरब कंट्रीज हैं, तो अरब कंट्रीज से व्यापार बनाए रखा, और इनके जो व्यापारिक संबंध हैं वो सेंट्रल एशिया में देखने को मिलते हैं। दो सेठ और बोहरा, दो प्रकार के ट्रेडर्स देखने को मिलते हैं, जो लॉन्ग साइड में जाते थे, ठीक है, जो दूर जाते थे, लॉन्ग डिस्टेंस जाते थे। तो इस प्रकार के जो ट्रेडर्स, इनके नाम वगैरह देखने को मिलते हैं, सेठ और बोहरा। एक कम्युनिटी है, एक प्रकार का संप्रदाय है। बनिक लोकल ट्रेडर्स थे, बंजारा वो ट्रेडर्स थे जो बहुत सारा सामान, बैल या जो भी जानवर पालते थे उसकी पीठ पे लाद कर यहाँ से वहाँ ले जाते थे, तो बंजारा भी नाम देखने को मिलता है इस इतिहास में।
राजस्थान में उस समय ओसवाल, महेश्वरी और अग्रवाल भी ट्रेडिंग करने लगे थे और इनको कंबाइंडली मारवाड़ी बोला जाता था। ठीक है, तो ओसवाल, माहेश्वरी और अग्रवाल राजस्थान के ट्रेडर्स थे जिनको मारवाड़ी के अंतर्गत कंसिडर किया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज इन साउथ, साउथ में कौन कौन थी? कोरोमंडल पे चेती, कोरोमंडल इस तरफ, ठीक है, इस तरफ चेती थे, ठीक है, और मालाबार इस तरफ, ये मालाबार के पास थी मुस्लिम मर्चेंट। तो यहाँ की जो मुस्लिम व्यापारी थे वो संबंध बना रहे थे इस अरब कंट्रीज से, और जबकि इस तरफ वाले ये इंडोनेशिया साइड, इंडोनेशिया के मसाला वगैरह बहुत फेमस है, तो ये मसाले वगैरह का लेन देन करते थे यहाँ से। तो यहाँ पे चेती और ये मालाबार तट पे मुस्लिम मर्चेंट, ठीक है, तो ये ट्रेडिंग वगैरह था। बंगाल से शुगर, राइस एज वेल एज डेलिकेट मसलिन, मतलब मखमल, डेलिकेट मसलिन ये होता है मखमल, तो मखमल और सिल्क बंगाल से, तो यहाँ ये बंगाल है, ठीक है, यहाँ से ये लोग शुगर, राइस, मखमल और कॉटन भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो गुजरात, ये जो गुजरात है यहाँ पे, तो गुजरात यहाँ पे एंट्री पॉइंट था किसके लिए? फॉरेन गुड्स, फ्रॉम वेयर फाइन टेक्सटाइल एंड सिल्क वर टेकन टू नॉर्थ इंडिया। ये यहाँ जो अरब कंट्रीज में जो सिल्क का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था, तो यहाँ की जो सिल्क मटेरियल्स हैं वो गुजरात आते थे यहाँ से। देखो जब भी इतिहास पढ़ो, अगर आप मैप से पढ़ रहे हैं तो मजा आता है मैप से पढ़ने में, और याद भी रहते हैं कुछ सारे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट, तो एक व्यू मिल जाता है, एक थीमेटिक व्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे अरब कंट्रीज से कॉटन वगैरह आ रहा है और यहाँ से ये नॉर्थ इंडिया को ले जाया जाता था। नॉर्थ इंडिया में देखो ठंडा क्षेत्र है, जाहिर सी बात है वहां पे कॉटन की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। द मेजर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया वर सर्टेन मेटल्स, तो टिन, कॉपर, हॉर्सेस, घोड़े, टिन, कॉपर का इनका आयात होता था। लग्जरी आइटम्स जैसे आइवरी, हाथी के दांत वगैरह, इनका भी आयात होता था। उस समय के शौकीन थे ये मुगल रूलर्स, तो जाहिर सी बात चीजों को बाहर से मंगाते थे। 17वीं सेंचुरी के आते आते गोल्ड और सिल्वर का आयात भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कल्चरल डेवलपमेंट अंडर द मुगल्स, तो मुगल्स के पीरियड में सांस्कृतिक विकास कैसा रहा? तो इट वाज एविडेंट इन द स्फीयर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर। तो पेंटिंग, म्यूजिक, लिटरेचर, साहित्य, संगीत और चित्रकारी, इन सब में विकास देखने को मिलता है। जबकि हम चित्रकारी को लेकर पढ़ते हैं कि जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरम पे थी। द मुगल्स ब्रॉट टर्को ईरानियन कल्चर, ये लोग तुर्की और ईरानियन कल्चर लेके आए इंडिया में, यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। इंडियन ट्रेडिशन वर ब्लेंडेड, और भारतीय संस्कृति से मिक्स हो गई, तो एक नई संस्कृति उभरती है, टर्को ईरानियन इंडियन कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखें तो द मुगल्स वर फॉन्ड ऑफ लेइंग गार्डन, मुगल लोग बगीचों के बड़े शौकीन थे, ठीक है, जैसा कि वो चार बाग पत्ती देखने को मिलती है, तो बाबर वगैरह जो बहुत बड़े शौकीन थे, ठीक है। विथ रनिंग वाटर, ठीक है, पानी बह रहा हो, फव्वारे चल रहे हो, तो ऐसे बहुत सी इन्होंने चीजें बनवाई। सम ऑफ द मुगल गार्डन्स आर, जो फेमस मुगल गार्डन है, निसात बाग इन कश्मीर, शालीमार बाग इन लाहौर, पिंजौर गार्डन पंजाब, तो ये कुछ इमेजेस हैं जो कि मुगलों के द्वारा बनवाए गए बगीचे हैं। तो बगीचों या बागवानी के बड़े शौकीन थे मुगल्स, ठीक है, तो इन्होंने काफी सारे बगीचे बनवाए, बागवान बनवाए। लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा किया अकबर ने। अकबर जहां कहीं भी अभियान करता था उसकी स्मृति में कुछ ना कुछ बनवा देता था। आगरा का फोर्ट जो कि लाल पत्थर में बना है, हिज अदर फोर्ट्स आर एट लाहौर, लाहौर और इलाहाबाद में भी इसने अपने किले बनवाए। शाहजहां ने रेड फोर्ट एट दिल्ली, तो दिल्ली में लाल किला बनवाया शाहजहां ने विथ इट्स रंग महल के साथ। दीवाने आम, दीवाने खास, तो दीवाने आम, दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया। अकबर ने बनवाया था इससे पहले वो प्लेस कम फोर्ट था जो फतेहपुर सीकरी में, तो सिटी ऑफ विक्ट्री जिसे कहते हैं कि फतेहपुर, नाम अच्छा क्यों पड़ा? तो गुजरात विजय के बाद इसे बनवाया गया था, तो फतेह किया था गुजरात पे, तो इसी की गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था प्लेस कम फोर्ट कॉम्प्लेक्स एट फतेहपुर सीकरी। मैनी बिल्डिंग्स इन गुजरात एंड बंगाल स्टाइल्स आर आल्सो फाउंड इन कॉम्प्लेक्स। तो गुजरात और बंगाल में जो यहाँ अच्छा जितनी भी इसने बिल्डिंग बनवाई है बहुत सारी गुजराती और बंगाली स्टाइल में पाई गई हैं, ठीक है, और कुछ मिक्सअप भी हैं। तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखो, जाहिर सी बात है जब सम्राट यहाँ वहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ सीख के वहाँ से आएगा, तो एक नया कल्चर देने का प्रयास करेगा। तो गुजराती स्टाइल बिल्डिंग्स वर प्रोबेबली बिल्ट फॉर हिज राजपूत वाइफ्स। जो देखो अकबर ने राजपूतों से संबंध बनाए थे, राजपूतों की
राजकुमारियों से व्यवहार भी किए, उनसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस करी। तो इसके लिए राजपूत, अपनी जो राजपूत पत्नियां थी उनके लिए कुछ गुजराती स्टाइल में बिल्डिंग बनवाई थी, क्योंकि राजपूत लोग यहीं पे सोलंकी राजपूत जो थे ना गुजरात साइड में, गुजरात और राजस्थान साइड के ही तो राजपूत लोग थे, तो जाहिर सी बात है कि उनको खुश रखने के लिए उनकी कल्चर में कुछ ना कुछ देने का प्रयास करेगा वो। तो गुजराती स्टाइल के जो बिल्डिंग्स हैं वो उसने अपनी राजपूत पत्नियों के लिए बनवाए। इसी के साथ साथ जामा मस्जिद वगैरह भी देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का कंस्ट्रक्शन है। और इसका गेटवे के रूप में बुलंद दरवाजा, जिसे लॉफ्टी गेट भी कहते हैं, ठीक है, तो बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का गेटवे है, तो ये भी बनवाया गया अकबर के समय में, तो जो कि 176 फीट ऊंचा है। इट वाज बुल्ट टू कॉमरेट अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। तो गुजरात पे जो अभियान किया था 1572 समथिंग में, ठीक है, तो उसमें इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। अदर एट फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का पैलेस भी है, पंचमहल भी है। और पंचमहल क्या है, जो 5 लेवल का है, कहें तो 5 खंड का है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, एक जिसका एक जो डोम है, गुंबद है, ये देखो गुंबद, इस गुंबद को आगे कॉपी किया गया उसमें ताजमहल को लेके, तो यहाँ पे कुछ कल्चर कॉपी किया गया था आगे जाके। तो द प्रिकर्सर ऑफ द ताजमहल, तो इसी से प्रेरणा मिली थी ताजमहल को बनवाने में। तो अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा नियर आगरा वाज कंप्लीट बाय जहांगीर। अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में बना है वो जहांगीर ने बनवाया था। नूरजहां ने एक मकबरा बनवाया इति मदुल्लाह का आगरा में। ये जो व्हाइट संगमरमर सर्वप्रथम ने यूज किया था, तो ये जो पीट्रा ड्यूरा शैली में यूज किया था, और इसका जो निर्माण हुआ था इससे भी प्रेरणा मिली। तो इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग से प्रेरणा मिली ताजमहल को बनवाने की शाहजहां को। दिस मेथड बिकम मोर पॉपुलर ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के समय में ये मेथड जो पीट्रा ड्यूरा है बहुत फेमस हो जाता है, और इसी का प्रयोग करके ये ताजमहल बनवाएगा आगे। तो ताजमहल द पीट्रा ड्यूरा मेथड वाज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ताजमहल के बनने में पीट्रा ड्यूरा मेथड यूज किया गया था। पीट्रा ड्यूरा है क्या, एक शैली है, ईरानियन शिल्प शैली है। द ताजमहल इज कंसिडर्ड एज ज्वेल ऑफ द बिल्डर्स आर्ट। तो इस समय ये बहुत अनोखा माना गया था, बहुत ज्यादा। इट कंटेन्स ऑल द आर्किटेक्चर फॉर्म डेवलप्ड बाय मुगल्स। मुगलों ने जितना अब तक आर्किटेक्चरल नॉलेज थी वो सब सारी नॉलेज इसमें यूज की थी। द चीफ ग्लोरी ऑफ द ताज इज द मैसिव डोम। ये जो डोम है ये कहाँ से कॉपी किया गया है, हुमायूं के टॉम्ब से। स्प्लेंडर मीनारे, ये जो मीनारें हैं ये भी कहीं ना कहीं शो करते हैं कि ये बहुत रॉयल्टी से बनवाई गई हैं। द डेकोरेशन आर केप्ट टू द मिनिमम। जबकि इनको डेकोरेट करने का जो सिस्टम है बहुत कम रखा गया, बस सिंपल सोवर बनाने का प्रयास किया गया। मैनी फीचर्स ऑफ मुगल ट्रेडिशन कैन बी सीन इन द गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल होने के समय भी जो गुम्बद वगैरह दिख रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मुगल कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए थे। तो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है तो वो भी मुगल कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ है। पेंटिंग एंड म्यूजिक में देखें तो द फाउंडेशन ऑफ द मुगल पेंटिंग वाज लेड बाय हुमायूं। हुमायूं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है पेंटिंग वगैरह में। हुमायूं 2 पेंटर्स को लेके आया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समाद, ठीक है, अब्दुल समाद इंडिया में लेके आए थे इनको। तो अकबर कमीशनड द इलस्ट्रेशंस ऑफ सेवरल लिटरेली। अकबर ने भी कई सारी गोष्ठियां की रिलीजियस टेक्स्ट्स को ओवरव्यू लेने के लिए, समझने के लिए, जो बदलाव करने हैं, जो कुछ भी करना है, कुल मिला के धर्म और साहित्य में इसने भी बहुत इंटरेस्ट लिया अकबर ने। ही इन्वाइटेड अ लार्ज नंबर ऑफ पेंटर। उसने बहुत सारे चित्रकारों को इन्वाइट किया। देश के भिन्न भिन्न कोनों से उसने बहुत सारे चित्रकारों को इन्वाइट किया। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम ज्वाइन इन दिस वर्क। इस काम में सभी हिंदू और मुसलमान दोनों ने पार्टिसिपेट किया। बासवान, मिस्किना, दासवंत, ये जो कुछ फेमस आर्टिस्ट थे जो अकबर के दरबार में थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे लिख लेना। बासवान, मिस्किना और दसवंत अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। इसी के समय में महाभारत और रामायण को पर्शियन वर्जन भी इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, तो इनका ट्रांसलेशन किया गया पर्शियन लैंग्वेज में। आर्ट स्टूडियो बनवाया अकबर ने। अकबरनामा में मुगल पेंटिंग का जिक्र बड़े पैमाने पे किया गया है। मुगल पेंटिंग को क्लाइमैक्स मिला, चरम पे थी अपनी कब, जहांगीर के समय में मुगल पेंटिंग या मुगल चित्रकारी अपने चरम पे थी। ही एम्प्लॉयड अ नंबर ऑफ पेंटर्स लाइक
अबुल हसन। जहांगीर के दरबार में अबुल हसन, बिशन दास, मधु अनंत, मनोहर, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर, ये कुछ प्रमुख चित्रकार हैं। तो जहांगीर के दरबार के चित्रकार ये। म्यूजिक हैड आल्सो डेवलप्ड अंडर द मुगल। मुगल के सानिध्य में म्यूजिक को भी काफी संरक्षण मिला, संगीत भी चरम पे था इस समय। तो अकबर पैट्रोनाइज तानसेन, अकबर ने तानसेन को संरक्षण दिया। तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। अच्छा, तानसेन सूरी वंश में शेरशाह के समय भी रहेंगे, ठीक, वहाँ पे अगर वीडियो में बताएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो तानसेन कंपोज्ड मैनी राग, इनने काफी सारे राग बनाए। जहांगीर एंड शाहजहां वर आल्सो फाउंड ऑफ म्यूजिक। जहांगीर और शाहजहां भी म्यूजिक के शौकीन थे, इनने उसके लिए भी कार्य किया है। अब बात करें लैंग्वेज एंड लिटरेचर की, भाषा और साहित्य की, तो पर्शियन लैंग्वेज में को काफी तवज्जो दी गई अकबर के शासनकाल में। और अकबर, जैसे अभी बात की थी हमने, अकबर के शासनकाल में बहुत सारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ वगैरह हैं, संस्कृत धर्म ग्रंथ हैं, तो उनको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। मैनी हिस्टोरिकल वर्क्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, दे इंक्लूड आईने अकबरी। आईने अकबरी लिखा है किसने? अबुल फजल ने। देखो, अकबरनामा किताब का ही दूसरा पार्ट है आईने अकबरी। आईने अकबरी में अकबर के शासन प्रशासन के बारे में बताया गया है, जबकि अकबरनामा में पूरा कंप्लीट अकबर का जो बायोग्राफी वो बताई गई है। द लीडिंग पोएट ऑफ दैट पीरियड वाज हिज ब्रदर अबुल फजी। अबुल फैजी उस समय का कवि था, अबुल फजल का भाई। द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन लैंग्वेज वाज डन अंडर द हिज सुपरविजन। तो उस समय इसके सुपरविजन में, अबुल फजल की सुपरविजन में महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ था पर्शियन लैंग्वेज में। उत्बी नजीरी भी दो पोएट से, ठीक है, वो भी आए थे इस समय में। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी तुझो की जहांगीरी भी बहुत फेमस थी उस समय। ही आल्सो पैटर्नाइज्ड मैनी स्कॉलर्स लाइक गियास बेग, नाकिब खान। तो जहांगीर ने गियास बेग, नाकिब खान और नियामतुल्लाह को भी संरक्षण प्रदान दिया या प्रदान किया। शाहजहां ने संरक्षण दिया अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी को संरक्षण दिया शाहजहां ने, जो कि ऑर्डर है किसका? पादशाह का। तो यहाँ पे ध्यान देना कि पादशाह का लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी, और इसको संरक्षण दिया था शाहजहां ने अपने दरबार में। नामा एंड इनायत खां हु रोट शाहजहां नामा। तो नामा और इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखा है, ठीक है, ध्यान देना, नामा और इनायत खान ने। दारा सिकोई जो शाहजहां का सबसे विद्वान पुत्र था और सही मायने में उत्तराधिकारी था, इसको हमने पढ़ा था 1577-78 में, ठीक है, सॉरी 57-58 में। इसने जो विद्रोह में औरंगजेब ने मार दिया था दारा सिकोई को। हालांकि दारा सिकोई ने भगवत गीता और उपनिषदों का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया था। मैनी डिवोशनल वर्क्स इंक्लूडिंग द रामायण एंड महाभारत वर ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेज। उस समय रामायण और महाभारत जैसे बहुत से ग्रंथ क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए। और इसी के समय में मुगल काल में ही तुलसीदास ने हिंदी वर्जन लिखा रामायण का, रामचरितमानस। तो ध्यान देना, ये मुगल काल में है तुलसीदास, और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है रामायण का। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है और तुलसीदास ने रामचरितमानस। तो ये कुछ था आर्ट एंड कल्चर का वीडियो, जिसमें हमने प्रयास किया कि जितना भी हो सके उतनी डिटेल आपसे शेयर कर ली जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा और आप नोट्स बना रहे होंगे। तो इन्हें क्रम से देखना, मज़ा आएगा देखते हुए। और इसी के साथ दिस इज सनी चौहान साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।